जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मद्य निषेध के प्रैक्टिस सेट को करेंगे जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइए कि इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का जो मार्क्स है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धौलावीरा। इसे 2021 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सैंधव सभ्यता के स्थल तथा सूची 2 अवस्थिति को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोथल, चन्हूदड़ो, लोथल का मिलान होगा गुजरात का अहमदाबाद जिला। चन्हूदड़ो का मिलान होगा सिंध प्रांत का नवाबशाह जिला। मोहनजोदड़ो का जो मिलान होगा वो होगा सिंध प्रांत का लड़काना जिला। कालीबंगा का जो मिलान होगा वो होगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। तो अब ऑप्शन में देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ पे ए का 3 देखिए, ए का 3 दिया हुआ है, बी का 1 दिया हुआ है, सी और सी का जो यहाँ पे 4 होगा, बट यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी सही है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लास्ट में हम सुधार कर दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी मेसोपोटामिया या फिर डी मिस्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईरान। ईरान से सीसा का आयात ज्यादा करते थे। ठीक है, अफगानिस्तान से भी करते थे पर कम मात्रा में, अफगानिस्तान से ज्यादातर मात्रा में ईरान से करते थे। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 मोहम्मद गौरी का आक्रमण तथा सूची 2 वर्ष को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलान करते हैं इसका। पाटन गुजरात पे 1 का 1178, चंदावर का 1194, मुल्तान का हुआ था 1175 और तराइन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 सी। तो ए का हुआ है यहाँ पे बी, ए का बी। दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा गलत दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नंबरिंग में यहाँ पे गलत हुआ है क्योंकि ये 1 2 3 4 के जगह पे ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी होगा। और ये जो ए बी सी डी जो दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 होगा इस प्रकार से, तब ये ऑप्शन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हम जो देखेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, क्योंकि ए का 2 देखेंगे तो ए का जो 2 होगा पाटन ये होगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। यहाँ पे नंबरिंग में और जो 1 2 3 हुआ दिया है ना, यहाँ पे ए बी सी डी होगा और ए बी सी डी के जगह पे 1 2 होगा, तब इस ऑप्शंस के अनुसार ये फिट बैठेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। वॉरेन हेस्टिंगस, तो वॉरेन हेस्टिंगस ने क्या किया था, सालबाई की संधि 1782 में किया था। ठीक है, 1782 में वॉरेन हेस्टिंगस ने 1782 में सालबाई की संधि किया था। लॉर्ड बेंटिंग ने रणजीत सिंह के साथ मित्रता की संधि किया था और लॉर्ड वेलेस्ली ने बसीन की संधि 1802 में किया था और लॉर्ड हेस्टिंगस जो थे वो सिंधिया के साथ संधि करते हैं। ठीक है, तो इस मिलान के अनुसार जो ऑप्शन है वो क्या है, तो 1 का सी होगा। इसमें देखते हैं 1 का सी किस में है, 2 चीज में है। ठीक है, बी और डी ऑप्शन में है। उसके बाद से 2 का यहाँ पे दिया है डी, तो 2 का डी देखेंगे इसमें कहाँ पे है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन मिल चुका पहले ही, तो हम आगे ना जाएंगे क्योंकि इससे हमारा टाइम लॉस होगा। तो इसी को हम लगा करके क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 सूची 2। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, तो प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण की स्थापना। लॉर्ड मेयो जो थे वो क्या किए थे, राज्य में रेलवे की शुरुआत किए थे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत की थी, बट उस टाइम पे जो रेलवे का जो काम होता था वो प्राइवेट कंपनियां करती थी, बट लॉर्ड मेयो के शासनकाल में राज्य रेलवे की शुरुआत होती है। इसमें जो रेलवे का जो कार्य होता है वो सरकारी कंपनियां करती है। तो इस हिसाब से जो लॉर्ड मेयो के टाइम पे ये राज्य रेलवे की शुरुआत होती है और लॉर्ड कर्जन ने
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना मतलब पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये क्या किए थे, ये किए थे कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एक का डी हम मिलान करेंगे तो ये एक का डी मिलान हो गया लॉर्ड मेयो, ये दो का सी मिलान हो गया, इसमें दो का सी देखेंगे, तीन का बी, तीन का ये बी वाणिज्य हो गया, और चार का जो ए है वो लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता से दिल्ली राजधानी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आप लोग इसमें से मिलाते रहिएगा क्वेश्चंस को, और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ था। ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन या फिर लॉर्ड इरविन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो अगस्त की क्रांति में ही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था 1942 में ही महात्मा गांधी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में अंग्रेजी की सफलता का कौन सा कारक नहीं है। ऑप्शन है बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन, नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, ईसाई धर्म का प्रसार, ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसाई धर्म का प्रसार भारत में अंग्रेजी की सफलता का कारक नहीं है। कौन सा, ईसाई धर्म का प्रसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है। जीबी मेल्सन, पर्सिवल स्पीयर, रीड या फिर जे सीली। इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्सिवल स्पीयर ने क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची का मिलान कर, सूची 1 सूची 2। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसका जो होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो मिलान होगा वो देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि से, और तृतीय आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। दोस्तों इसका एक ट्रिक है याद करने का, वो ट्रिक है महामंगल श्री। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, महामंगल श्री। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को म में लेंगे तो मद्रास की संधि होगा, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो ट्रिक लेंगे वो मंगल होगा। द्वितीय में मंगल होता है तो मंगलौर की संधि, और तृतीय में श्री है तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय, और चौथे में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवादियों ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर संवैधानिक राजतंत्र के विचार का समर्थन किया। आमूल परिवर्तनवादी निजी संपत्ति की अवधारणा के विरोधी थे। रूढ़िवादी आमूल परिवर्तनवादियों एवं उदारवादियों के विरोधी थे। इसमें जो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसमें से जो कथन है वो कथन नंबर स्टेटमेंट नंबर ये 3 है, रूढ़िवादी आमूल परिवर्तनवादियों एवं उदारवादियों के विरोधी थे, यही ऑप्शन सही है, बाकी तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो केवल डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में किस पुरातत्वविद ने की थी। वी.एस. वाकानकर, एस.आर. राव, एफ रेमंड आल्चिन, इरावत महादेवन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.एस. वाकानकर। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश में है, और इस भीमबेटका की गुफाओं को जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था वो कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2003 में। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें बस ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं। ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1935 का अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम से भारतीय संविधान में बहुत से पॉइंट्स को लिया गया है, इसलिए इसे 1935 के अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। किस अधिवेशन में? तो रांची अधिवेशन में, रांची अधिवेशन में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पहला बैठक भी हुआ था। पहला बैठक कब हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? ऑप्शन से 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1949, या फिर ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन डी 20 जनवरी 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी ऑप्शन सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, यही ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चयन करते हैं, बल्कि राज्य के जो मुखिया मतलब सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनका जो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्य दैट इज विधायक करते हैं। ठीक है, तो जनता जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करती है सीएम का, वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है अपने विधायक का। ठीक है, तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ऑप्शन सही है। 1 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, या फिर भारतीय संसद द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की सहायता से काम किया, ये ऑप्शन सही है। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। इसके जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ये कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले ऑप्शंस की ओर। अगला जो ऑप्शन है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, जी बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, नहीं, यहीं पे दोस्तों ऑप्शन ये गलत हुआ है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे नहीं हुआ था, कि वहाँ पे जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो चुने गए थे प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो गलत कथन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, या फिर अफ्रीका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरेलिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, या फिर उत्तरी सागर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में बैरेलिक द्वीप समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान बैक वाटर और क्याल के लिए जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालाबार तट। कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु के क्षेत्र को कहते हैं, और कोंकण तट महाराष्ट्र के क्षेत्र को कहते हैं। कोंकण तट
कोंकण तट महाराष्ट्र के क्षेत्र को, मालाबार तट केरल के क्षेत्र को और उत्तरी सरकार का तट उड़ीसा के क्षेत्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच विशेषताओं के आधार पर कितने समूहों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 2, 3, 5 या फिर 7। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच विशेषताओं के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, हिमालय के सिंटेक्सियल बेंड निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं? नंगा पर्वत और नामचा बरवा, कंचनजंगा और धौलागिरा, जास्कर और लद्दाख या फिर सिक्किम और भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंगा पर्वत और नामचा बरवा के बीच हिमालय के सिंटेक्सियल बेंड स्थानों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमालयी दर्रों का उनके स्थानों से मिलान करें। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा ए का होगा 2, ए का इसमें देखेंगे 2 कौन सा, 2 ऑप्शन में ए है, बी का होगा 1, बी का 1। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और सी का 3, यहाँ पे सी का मिलान करिएगा, सी का 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर वलित पर्वत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों का उनके स्थानों के साथ मिलान करें। ठीक है, तो इसका जो मिलान करते हैं, लोहा और इस्पात, इसका जो स्थान है इस उद्योग का ज्यादातर स्थान कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। सॉफ्टवेयर बेंगलुरु, सूती कपड़ा मुंबई में है, जहाज निर्माण होता है विशाखापट्टनम में। दोस्तों इस ऑप्शन का जो बिल्कुल जो आंसर है वो बिल्कुल ये सामने सामने ही दिया हुआ है, बिल्कुल सामने दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? कौन सी, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो कपास ये खरीफ फसल है, बाजरा भी खरीफ फसल है, डी मक्का भी खरीफ फसल है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है जौ, ये खरीफ फसल नहीं बल्कि रबी फसल है, रबी फसल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दुर्गापुर राय क्षेत्र, बिलासपुर कोरबा क्षेत्र, अंबाला अमृतसर क्षेत्र या फिर बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं थी? उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग, ये थी। खेती उपज वाले बीजों का उपयोग, खेती के क्षेत्र का विस्तार, उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, कृषि का मशीनीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेती के क्षेत्र का विस्तार। भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं थी, वो क्या थी? खेती के क्षेत्र का विस्तार, ये विशेषता नहीं था, बाकी तीनों विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएसयू का क्या अर्थ होता है? तो पीएसयू का जो फुल फॉर्म यहाँ पे सीधा पूछ रहा है, पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना। दोस्तों इस तीनों योजनाओं में ये देखना है कि सबसे पहले कौन सी योजना है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, इन तीनों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 3, 2, 1, क्योंकि जनधन योजना सबसे पहले आया, फिर उसके बाद से डिजिटल इंडिया आया था, फिर उसके बाद से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये योजनाएं हैं और इस योजनाओं का जो उद्देश्य है उससे मिलान करना है। ठीक है, तो वीवी राम जी, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण रोजगार। उज्ज्वला योजना, इसका क्या उद्देश्य था? ये एलपीजी कनेक्शन था। अटल पेंशन योजना, ये वृद्धावस्था सुरक्षा थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा। दोस्तों ये इसका जो आंसर है बिल्कुल सामने सामने दे दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका होगा 1, 2, 3, 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
असत्य कथन चुने। ए, सीआरआर में कमी से बैंक के पास ऋण देने की क्षमता बढ़ती है। बी, रेपो रेट बढ़ने से बाजार में नकदी बढ़ती है। रिवर्स रेपो दर बढ़ने से बैंकों का धन आरबीआई में जाने लगता है। एसएलआर वह राशि है जो बैंक तरल रूप में रखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेपो रेट दैट इज रेपो दर बढ़ने से बाजार में नकदी बढ़ती है। ये ऑप्शन गलत है, बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। ठीक है, सीआरआर में कमी से बैंक के पास ऋण देने की क्षमता बढ़ती है, ये भी सही है। सी भी ऑप्शन सही है और डी भी ऑप्शन सही है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टैक्स टू जीडीपी अनुपात किसे दर्शाता है? कर संग्रह की क्षमता, बेरोजगारी दर, कृषि उत्पादन या फिर ऑप्शन डी मुद्रास्फीति दर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर संग्रह क्षमता। टैक्स टू जीडीपी अनुपात किसे दर्शाता है? कर संग्रह की क्षमता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी सांसद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है। और भारत में मौद्रिक नीति तो आरबीआई बनाती है, जबकि राजकोषीय नीति है वित्त मंत्रालय बनाती है, राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1975, 1982, 1991 या फिर ऑप्शन डी 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1982। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति के तहत हुआ था? तो उस समिति का नाम है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जी बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन ये यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये ऑप्शन सही है। दोस्तों ऊंचाई से गिरते पत्थर की जो ऊर्जा होती है वो पहले तो स्थितिज ऊर्जा होती है, जब वो गिरने लगता है तब गतिज ऊर्जा में आती है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया है, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में नहीं, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में होता, तब ये भी ऑप्शन सही होता। इस हिसाब से जो युग्म सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो वे, ऑप्शन है वेग समान होंगे, द्रव्यमान समान होंगे, कोणीय संवेग समान होंगे या फिर ऑप्शन डी गतिज ऊर्जाएं समान होंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग समान होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बर्नौली प्रमेय पर निर्भर करता है? ऑप्शन है क्रिकेट गेंद का स्विंग होना, तेज आंधी में टीट शेड का उड़ना, तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से अधिक, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन बर्नौली प्रमेय पर निर्भर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य मतलब जो ध्वनि का जो साउंड है वो मोटा है कि पतला है। ठीक है, तो वो किस चीज पे निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है आवृत्ति पे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे ध्वनि का तारतम्य मतलब ध्वनि का पिच निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से माध्यम में ध्वनि का चल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन एल्यूमिनियम, स्टील, लोहा या फिर पीतल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम में जो ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। वहीं स्टील की बात करें तो स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकेंड इस ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है।
नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें हैं यही कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। कई लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं और जो सही होता है उसी को कर देते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो मिलान करेंगे इसका। सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। सेविन कीटनाशक सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक सही है। ऑप्शन नंबर डी फुलेरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे फुलेरिन्स दिया है और यहाँ पे दिया है फ्लोरीन। यहाँ पे अगर फुलेरिन्स युक्त कार्बनिक होता तो ये भी सही है, बट यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया है। ठीक है, जो कि ये एक अलग तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये सही है। दोस्तों एथेनॉल मतलब कि जो पीने वाला जो आम जो शराब होता है ना, उसको एथेनॉल बोलते हैं। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल ये सही है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, मतलब मेटाबॉलिज्म या फिर पाचन शक्ति जो होती है वो धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, यह केंद्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नहीं दोस्तों, यही गलत है। यहाँ पे सकारात्मक नहीं होगा, यहाँ पे नकारात्मक रूप से यह केंद्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों अगर अक्सर आप लोग देखे होंगे, कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा शराब पी लेता है तो वो बिल्कुल बैलेंस रूप से नहीं चल पाता है, वो बिल्कुल हिलते डुलते गिरते हुए चलता है। ठीक है, तो वहीं वो तंत्रिका तंत्र उसका जो होता है वो नकारात्मक रूप से उस पर प्रभाव पड़ा रहता है। और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। नहीं, ये मजबूत नहीं बनाता है बल्कि कमजोर बनाता है तंत्रिका तंत्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 का प्रक्रम और सूची 2 जो होता है वो परिवर्तन क्या हो रहा है इसमें वो देखते हैं। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जब जलता है तो वो तो रासायनिक परिवर्तन होता है, बट उसके साथ मोमबत्ती जब जलता रहता है और वो पिघलता रहता है तो उसके साथ वो भौतिक परिवर्तन भी होगा। तो इसका जो होगा ए का 2, ए का इसमें 2 होगा। अब इसमें ऑप्शंस में देखेंगे किन ऑप्शन में ए का 2 है, तो ये ए और बी में 2 है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे बी कौन सा है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, विद्युत बल्ब के तंतु का जो चमकना है वो विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, ये क्या होगा, ये होगा भौतिक परिवर्तन। दोस्तों जब बल्ब जलता है ना तो उसका जो भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि उसका जो फिलामेंट होता है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका जो भौतिक परिवर्तन होगा बी का 3। अब इसमें देखेंगे बी का 3 किसमें, तो इन दोनों में भी बी का 3 है। अब सी वाले को हम देखेंगे, मैग्नीशियम तार का जलना। मैग्नीशियम तार का जलना तो ये है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो सी का होगा 1, सी का होगा 1। अब यहाँ पे देखेंगे सी का 1 और बाकी के ऑप्शन में 1 नहीं है, तो हम लोग यहीं तक रुक जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, ये कहते हैं उद्यान विज्ञान को। ठीक है, ए का 2 होगा इसमें। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ए का 2 कौन सा, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है उद्यान विज्ञान से। ठीक है, उद्यान विज्ञान से मतलब ए का 2। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ए का 2 देखिए दोस्तों, ये बी नंबर वाले में ऑप्शन में ही एक, ये बस 2 ही एक बार है। ठीक है, तो दोस्तों हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, इससे हमारा टाइम लॉस होगा। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन में 2 कहीं नहीं है, इस लाइन में एक ही 2 है, मतलब कि हमारा यही ऑप्शन सही है। मिलान के लिए हम एक बार बी को भी देख लेते हैं। तो पीसी कल्चर किसे कहते हैं, मत्स्य पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। अब देखिए बी का 1 है, यहाँ पे बी का 1 है। सी का 4 होगा, ये एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम, तारककाय, लवक या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि राइबोसोम और तारक का इसमें झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन बचा लवक, तो इसमें जो झिल्ली होता है वो दोहरी झिल्ली होता है। ठीक है, लवक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, राइबोसोम और तारक का में झिल्ली नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए की संरचना नाइट्रोजन, शुगर, फास्फोरिक अम्ल से निर्मित होता है। ये सही है। मुख्य रूप से आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। यही स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि मुख्य रूप से आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये नहीं है। मुख्य रूप से जो डीएनए होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन एक सही है। ऑप्शन नंबर एक केवल कथन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड एवं कम मात्रा में डीएनए, प्रोटीन एवं लिपिड, प्रोटीन एवं सेलुलोज, या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है यकृत कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, लाल रक्त कोशिका, या फिर श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिका। मतलब आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है दोस्तों। आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। पर अपवाद में दो जानवर आते हैं जिनके आरसीबी में केंद्रक पाया जाता है। वो जानवर है लामा प्रजाति के जानवर और एक ऊंट। दोस्तों इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कोशिका विभाजन के किस फेज में गुणसूत्री सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? ऑप्शन है मध्यावस्था, पूर्वावस्था, पश्चावस्था, या फिर अनन्यावस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यावस्था। मध्यावस्था को क्या कहते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्री सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है। ऑप्शन से निर्मित भोजन के संवहन करना, जल संवाहक के रूप में, ऑक्सीजन वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधों में फ्लोएम निर्मित भोजन का संवहन करता है। ठीक है। वहीं अगर जाइलम उत्तक की बात करें तो जाइलम उत्तक जल संवाहक के रूप में कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक एंडेमिक प्रजातियां किस स्थान पर पाई जाती है? एंडेमिक प्रजातियां मतलब दोस्तों की वैसे जीव जंतु जो एक विशेष स्थल पर रहते हैं वो सभी जगह नहीं रह पाते हैं। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हिमालय हो गया, उत्तर पूर्व पश्चिमी घाट, या फिर सुंदरवन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल नाइके का क्या अर्थ होता है? खाद्य श्रृंखला, किसी जीव का पर्यावरणीय कार्य, नींद चक्र, या फिर जैव विविधता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी जीव का पर्यावरणीय कार्य। इकोलॉजिकल नीके का अर्थ होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्राना, बी स्ट्रोमा, थाइलाकोइड, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्क रिएक्शन मतलब कि प्रकाशिक अभिक्रिया वो होता है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोमा में। वही प्रकाशिकी अभिक्रिया होता है ग्रेना में। बट यहाँ पे डार्क रिएक्शन दिया है तो इसका आंसर करेक्ट आंसर इसका होगा स्ट्रोमा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न, या फिर परमवीर चक्र। असैनिक पुरस्कार मतलब, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत रत्न। बाकी की ये तीन ऑप्शन सैनिकों को सैनिक क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? कालिदास, शूद्रक, भास, या फिर भवभूति। तो मृच्छकटिकम के जो रचनाकार है वो है शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 28, अक्टूबर 24, 8 मई को, या फिर 15 मार्च को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है 5 जनवरी, 7 जनवरी, 20 जनवरी, या फिर 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 25 जनवरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, टेनिस, शतरंज या फिर बैडमिंटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। फीडे रैंक मिलता है तो वो शतरंज का खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व कितने हैं? ऑप्शन 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? अजितनाथ, मल्लीनाथ, शीतलनाथ या फिर नेमिनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का जो जन्म हुआ था वो मिथिला में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है विभिन्न तीर्थंकरों से रिलेटेड कि उनके चिन्ह क्या थे। तो मल्लीनाथ के जो चिन्ह था वो क्या था? कलश था। कलश इनका मल्लीनाथ का चिन्ह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन है चंपानगरी, कुंडग्राम, पावापुरी या फिर राजगीर। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वो दिया था राजगीर में। कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था और पावापुरी में मृत्यु हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूत साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन जैन, बौद्ध, वैष्णव या फिर शैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे सभाकामी। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी? ऑप्शन है 88, 89, 90 या फिर 91। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 89। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, संजू सैमसन, रोहित शर्मा या फिर सुनील छेत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजू सैमसन इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? ऑप्शन भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर इंदौर। तो भारत का जो पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है वो बना है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ऑप्शन है सुनील सिंह, शैलेश कुमार, निषाद कुमार या फिर प्रवीण कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैलेश कुमार, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, हाल या फिर अग्निकुल कॉस्मोस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स किस राज्य में है? मतलब कि सब सर्वाधिक धनी व्यक्ति किस राज्य में? तो वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? शिवनगर, पुण्य नगर, अहिल्या नगर या फिर लोकमान्य नगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या नगर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है 49वां, 50वां, 51वां या फिर 52वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 51वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है कमल हसन, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर मोहनलाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल को मिला है। ये कब मिला था? तो 2025 में। मोहनलाल कौन है? साउथ के एक्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन, मैथ और इंग्लिश का है, इसको सॉल्व करने में कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं और सॉल्व करके इसके जो क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन जो है वो
इस पे फोटो लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा या फिर आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 147 है और उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है। यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन 81 के इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -122। 82 का जो 82 का आंसर होगा, 82 का आंसर वो होगा 246। 83 का जो ऑप्शन से होगा क्वेश्चन 83 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 132। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 84, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कार्डियोलॉजिस्ट का, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार नेफ्रोलॉजिस्ट किस भाग के डॉक्टर होते हैं, तो शरीर के किस भाग के, तो वो होते हैं गुर्दे। गुर्दे के किडनी का जो डॉक्टर होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे जासूस, सुराग। जो जासूस जो होते हैं वो क्या चीज, सबूत का मतलब प्रूफ का पता लगाते हैं, तो सुराग का पता लगाते हैं। ठीक वैसे प्रकार जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, गीत नहीं लिखते, चित्र नहीं बनाते या फिर नृत्य नहीं करते, वो प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो मॉस्को, मॉस्को क्या है, ये रूस की राजधानी है। ठीक है, तो काहिरा किसकी राजधानी है, तो काहिरा मिस्र की राजधानी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों ये जो अल्फाबेट का जो रीजनिंग आएगा उसको आप लोग सबसे पहले ए से लेकर जेड तक लिख लीजिएगा और उसका नंबरिंग दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, RPD। दोस्तों आर के 5वें अक्षर जैसे STUVW। ठीक है, तो ये ठीक उसी प्रकार से ये +5 जो वर्ड है उसके बाद आता है। ठीक, P के बाद U 5वें वर्ड आता है और D के बाद सिर्फ 5वां वर्ड जो है वो I आता है। ठीक उसी प्रकार से अब ऑप्शन में देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा XYM/CDR। अब X देखिए, XYZABC, 5वां अक्षर C है तो ये C आ गया +5, फिर Y के बाद ZABCD, फिर ये D आ गया, फिर M के बाद से NOPQR, ये R आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिज फैमिली हैज सपोर्टेड हिम थ्रू थिक एंड थिन। दोस्तों ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ हो जाएगा, जिसका मीनिंग होगा इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून। दोस्तों उसकी फैमिली ने उसका हर तरीके से हर परिस्थिति में उसका सहयोग किया है। थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में सहयोग। तो इन टाइम्स ऑफ गुड मतलब अच्छे स्थिति में भी और बुरे स्थिति में उसकी फैमिली ने उसका साथ दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए डार्क हॉर्स। दोस्तों एक डार्क हॉर्स ये कहते हैं अननोन जीनियस को। अननोन जीनियस, जीनियस उसे कहते हैं जो कोई ऐसा कोई काम कर देता है जिससे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसको डार्क हॉर्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीदर योर ऑन नेस्ट। ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है मेक मनी अनफेयरली, मतलब कि बेईमानी तरीके से अपने पद का गलत दुरुपयोग करना या फिर बेईमानी तरीके से पैसा कमाना, उसका मतलब होता है फीदर योर ऑन नेस्ट। ठीक है, ये मुहावरा का अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, देयर रिलेशनशिप हैज रन इनटू रफ वेदर एवर सिंस दे फेल इन लव विद द सेम गर्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिज ट्राई टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम डैश ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिर फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है भारत, लड़का, मित्रता या फिर पेड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रता। मित्रता भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये दो दोस्तों के बीच के जो मित्रता है, मतलब मित्रता अच्छी है या बुरी है, उसके भाव को बताता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लिंग किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर जर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन से पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या फिर छवि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवाह। ये पुल्लिंग शब्द है। ये बाकी के ऑप्शन पूर्ति, अभिव्यक्ति या फिर छवि ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट या फिर माधुर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधुर्य। ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन स्त्रीलिंग है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज या फिर मंझधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहिया। पहिया पुल्लिंग शब्द है। बाकी का ये तीनों ऑप्शंस स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, मदन मोहन मालवीय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पत्रिका की स्थापना किया था, जो बंगाली भाषा में छपा जाता था। बंगाली भाषा में बंगाल से छपाई होता था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय समाजवाद को थोड़ा लचीला बनाया है? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयुक्त सभी। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ठीक है, तो इसको ग्लोबलाइज एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, तो एलपीजी की जो धारणा ली गई थी वो कब ली गई थी? वो 1991 में ली गई थथी। 1991 में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे नरसिम्हा राव थे। 1991 में इसको एलपीजी बोलते हैं, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ये जरूर बताइए कि आगे वीडियो किस चीज़ पे लाया जाए, प्रैक्टिस सेट ही चला जाए या फिर और कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस लाया जाए। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।